हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब्रैंकर्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, राइट? ये आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो इक्विलिब्रियम एक ऐसे स्टेज है जहाँ पे भी किसी का बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, और स्पेशली ये रिलेटेड होती है रेट से, मतलब वेलोसिटी से। जैसे अगर हम अपनी एक बहुत कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो जो हमारा यूनिवर्स था या जिस तरीके से हमारी पृथ्वी बनी, ठीक है, तो अर्थ का फॉर्मेशन तो हो गया। उस टाइम पे इक्विलिब्रियम का कोई सीन नहीं था कि जैसे भी तरीके से कोई भी एक आग का गोला टूटा, धीमे धीमे ठंडा हुआ और हमारी जो अर्थ है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सूटेबल होती चली गई। नाउ अर्थ फॉर्म हो गई, सूटेबल भी हो गई और उस पर ह्यूमन लाइफ भी जनरेट हो गई, ठीक है। अब ह्यूमन लाइफ जनरेट होने के बाद उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आपका इक्विलिब्रियम है ये दो तरीके की प्रोसेस में काम करता है, जैसे कि अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, right? And second is environmental process। देखिए, ये इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा यूजफुल है, चाहे आप ह्यूमन लाइफ ले लीजिए, राइट, चाहे आप नेचर्स की लाइफ ले लीजिए, चाहे आप कोई भी स्टेबल प्रोसेस, ठीक है, मतलब जहाँ पे भी कोई भी इंसान अपनी लाइफ में या अपना सिचुएशन में कोई भी फालतू का पंगा नहीं चाहता, तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जिस तरीके से लाइफ चल रही थी, सब कुछ संतुलन में बना हुआ था, सब कुछ बैलेंस होके चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ने लग गया। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रही थी, जो हमारे पृथ्वी के या यूनिवर्स के इक्विलिब्रियम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। तो क्या हुआ, कभी कहीं सुनामी आ जाती है तो कहीं भूकंप आ जाते हैं, कभी कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, ठीक है। अब अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें, मतलब ह्यूमन सर्वाइवल की बात करें कि इंसान के जिंदा रहने के लिए इक्विलिब्रियम कितना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपके पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले ही अगर ले लें कि हम जैसे कि पहाड़ों पे हम जाते हैं, ठीक है, और जैसे ही हम बहुत ऊंचाई पे जाने लग जाते हैं, जैसे जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, जो क्या पर्वतारोही जो होते हैं, जो मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं, तो उनको ना एक स्टेज पे क्या होता है कि उनको ऑक्सीजन टैंक की ज़रूरत पड़ जाती है, कि उनको अपना ऑक्सीजन साथ में ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ क्या प्रोसेस ऐसी हुई जिसकी वजह से उनकी बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। मतलब कुछ तो उनकी बाहर की कंडीशन से, बाहर की जो सिचुएशंस हैं, जो भी कंडीशन है, जो भी प्रेशर, टेम्परेचर या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जिसने उनके बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, तो उनको क्या करना पड़ा, एडिशनल ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ा, ठीक है। जैसे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स, राइट। दूसरा अगर हम बात करें आपके जो ये होते हैं डाइवर्स, जो पानी में, समुद्र में बहुत नीचे तक जाते हैं, तो जो समुद्र में बहुत नीचे तक जाते हैं उनको भी क्या ले जाना पड़ता है, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है, क्योंकि पानी में अगर आप बहुत नीचे जाएंगे तब भी क्या प्रॉब्लम होगी, आपका जो इक्विलिब्रियम है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, हम इंसान को एक बिल्कुल फिक्स इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके भेजा गया है कि हाँ भाई, ये सरफेस है, ये पृथ्वी का सरफेस है, आप यहाँ पे आराम से रहिए। अब आप
बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाने की कोशिश करेंगे या बहुत ज़्यादा नीचाई पर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब ऊपर पर्वतों पर जाने की कोशिश करेंगे या फिर आप नीचे समुद्र में जाने की कोशिश करेंगे। तो आप जो सिचुएशन आपके लिए सूटेबल है, जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट आपके लिए सूटेबल है, अगर आप उससे हट के कहीं भी जाने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इक्विलिब्रियम की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं बताई है, मैं केवल आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि इक्विलिब्रियम कितना ज़रूरी है, इसकी वैल्यू क्या है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल्स और देखने को मिलता है, वो होता है आपके एयरप्लेन्स में। एयरप्लेन्स में क्या होता है कि एयरप्लेन्स बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन के बाद कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि वो बोलते हैं कि अपना अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है कि जो ऑक्सीजन मास्क होता है वो हेल्प करता है रीस्टेबलिश इक्विलिब्रियम को फिर से स्टेबलिश करने के लिए, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हुई आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर से आपको ऑक्सीजन मास्क दे दिया कि भाई ये लगाइए, उससे क्या होता है बॉडी का आपका जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ था वो रीस्टेबलिश हो गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इक्विलिब्रियम का स्टेबल में बना रहना। ठीक है, अब हमने आपको ये जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं, माउंटेन क्लिम्बर्स, डाइवर्स या फिर एयरप्लेन्स में बैठे हुए पैसेंजर्स, इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या आती है, कौन से बॉडी के इक्विलिब्रियम को ये सबसे ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट होते हैं, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा इक्विलिब्रियम है जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्विलिब्रियम आता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्विलिब्रियम आता है वो आता है हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम। व्हाट? हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम को मैं डायरेक्ट इस तरीके से लिखूंगी। ओके, तो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो आपका हीमोग्लोबिन है, मान लीजिए हीमोग्लोबिन को एक्चुअली शॉर्ट में HB लिखते हैं। ठीक है, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि इसको सीधा HB, और प्लस ये क्या करती है, ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है और इस तरीके से ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे कि हमने सांस ली। ठीक है, सांस लेने के बाद जैसे कि हमने ब्रीथ किया, हमने सांस ली, हमने क्या किया, ऑक्सीजन थी बाहर, ऑक्सीजन लेके हमने उसको कहाँ पहुँचा दिया, लंग्स में। अब वो लंग्स में चली गई। अब हमें ये बात तो पता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के हर एक सेल्स के लिए ज़रूरी है, केवल लंग्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि हाँ लंग्स को ऑक्सीजन मिल गई काम हो गया। ऑल सेल्स नीड ऑक्सीजन, हर एक सेल्स को ज़रूरत है। तो लंग्स में ऑक्सीजन अवेलेबल हो गई। अब आपकी जो हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन को वहाँ से लेती है और वो उसको मसल्स में ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, मसल्स में एक दूसरी प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे मायोग्लोबिन बोलते हैं, डेट इज MB से रिप्रेजेंट करते हैं मायोग्लोबिन। ठीक है, वो क्या करती है, वो वहाँ से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ले लेती है। ठीक है, तो एक अलग ही कंडीशन है यार, हमारी बॉडी के अंदर भी इतनी ज़्यादा प्रोसेस चल रही है ना, लोगों को बीमारी हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, अस्थमा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है जो हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो अभी अगर आपको इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये हीमोग्लोबिन बोल रहे हो, मायोग्लोबिन बोल रहे हो, ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी आप कुछ मत समझो, आप बस ये समझो कि बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिस ऑक्सीजन हमारा जो लंग्स से मसल्स में जो सप्लाई होती है वो हीमोग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन है। एक्चुअली जो हीमोग्लोबिन है ये एक टाइप की प्रोटीन है जिसके कैविटी में आयरन मेटल प्रेजेंट होता है। बॉडी में आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, ये तो सब कहते हैं भाई आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई, कोई कहता है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। ठीक है, कोई कहता है आयरन की कमी हो गई, क्योंकि बहुत सारी मेटल्स हैं, जैसे आपका ये Fe है जिसको आयरन बोलते हैं। ठीक है,
ये जो है ये हीमोग्लोबिन के एक्टिव साइट पे प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन का जो एक्टिव साइट है उस पे क्या होता है, 4 हीम्स होते हैं। अभी आपको हीम्स जानने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअली एक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, अभी आप इतना कंफ्यूज मत हो। उसमें Fe मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे Fe आपका ये बीच में लगा हुआ है, इस टाइप से ये आपके हीम लगे हुए हैं इधर में, ठीक है। इधर में एक बहुत बड़ा सा प्रोटीन लगा रहता है जिसे ग्लोबुलर मतलब ग्लोबिन टाइप से बोलते हैं, क्योंकि वो उसका लार्ज साइज होता है। और यहाँ पे आपका एक साइड जो खुली रहती है वहाँ पे आपका क्या होता है, ऑक्सीजन अटैच होता है आके। ये प्रोसेस बहुत कंफ्यूजिंग है। एक बायो इनऑर्गेनिक में ये आप अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी आपके सिलेबस में आएगा, तो अभी इसको स्किप करते हैं। लेकिन अभी हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई भी माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, अगर वो बहुत पहाड़ पे ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाने पे क्या होता है, जब आप बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, क्योंकि बहुत ऊपर जाने पे एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जब एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, और ऑक्सीजन कम हो जाता है तो क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है भाई, आप सांस ले रहे हैं, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हीमोग्लोबिन है प्लस O2, और ये इस तरीके से कैरी करता है। जब ये ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हो रहा है, और आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी की सेल्स जो है वो ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रही हैं, तो आपकी सांस फूलने लग जाती है, आप लंबी लंबी सांसें खींचने लग जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से जब आप बहुत ही जैसे माउंट एवरेस्ट जैसी बहुत हाइट पे जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में कैरी करने पड़ते हैं, वरना कुछ सेकंड में ही आपकी जान चली जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे डाइवर्स होते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो नीचे जाते हैं समुद्र में, बहुत नीचे जाते हैं कुछ सर्च करने या कुछ भी करने, लोग पैशन में भी जाते हैं, शौक होता है भाई, जाएंगे घूमेंगे देखेंगे भाई समुद्र के नीचे, ठीक है। तो क्या होता है कि उधर क्या होता है, जैसे ही आप समुद्र में जाएंगे बहुत नीचे, तो वहाँ इतना हाई प्रेशर होता है, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होती है कि ह्यूमन बॉडी उतनी ऑक्सीजन नहीं ले सकता, मतलब उसके बॉडी में जो भी हैं उसके ऑर्गन है वो ब्लास्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एयर प्रेशर और ये ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है ये बहुत मैटर करती है ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि उस टाइम पे भी आप क्या करते हैं, जो अवेलेबल ऑक्सीजन है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो सही क्वांटिटी या जितना डिज़ायर है ह्यूमन बॉडी को उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, तो आपको नीचे जाते टाइम भी आपको ऑक्सीजन टैंक को साथ ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो जितनी भी प्रोसेस मैंने आपको बताई, ये सारी प्रोसेस किस इक्विलिब्रियम पे काम करती है, दिस हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का जो इक्विलिब्रियम, जिसके वजह से हमारी बॉडी के हर सेल्स को ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, उस इक्विलिब्रियम पे काम करती है। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो इक्विलिब्रियम हम पढ़ने वाले हुए हैं उसका रोल क्या है हमारी लाइफ में। ह्यूमन लाइफ में तो बहुत ही रोल है, क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल और बताना चाहूँगी। जैसे कि आपका ये जो हीमोग्लोबिन है, राइट, और ये इसने ऑक्सीजन लिया और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है हीमोग्लोबिन, और इस टाइप से हमने माना कि हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन से बाइंड हो गया है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और जब इसकी एब्सेंस होती है तो इसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। तो अभी क्या होता है कि जब हम ऐसे किसी इन्वायरमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, बल्कि क्या हो, कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट इज दिस, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 नहीं है, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी इतनी पॉइजनस नहीं होती है, इतनी जहरीली नहीं होती है भाई। CO2 कुछ क्वांटिटी में हर जगह अवेलेबल है। हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो उसमें क्या होती है, देखो CO2 तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं जैसे बहुत हैवी ट्रैफिक है, तो जो हमारी गाड़ियों में जो पीछे से जो धुआं निकलता रहता है ना, उसमें कुछ क्वांटिटी में CO भी निकलती है, ठीक है। तो ये जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ही पॉइजनस है, राइट।
पॉइजनस होने के साथ साथ आपका जो CO है और जो O2 है, इन दोनों में अगर हीमोग्लोबिन के साथ टक्कर हो कि हीमोग्लोबिन से कौन अटैच होगा, तो उस केसेस में आपका जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जीत जाता है। अब मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में अवेलेबल है और हम ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहाँ पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल है और जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी अवेलेबल है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड मान लीजिए अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है और हमारे सांस के थ्रू ये हमारे लंग्स में चली गई, तो अब हमारे लंग्स में ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट। अब हमारे लंग्स में ये दोनों चीज़ें हैं, मान लीजिए समहाउ हमारी बॉडी के लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड चली गई, तो हीमोग्लोबिन से फाइट होगी, कौन तुमसे अटैच करेगा, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगा वही हमारी बॉडी में फ्लो कर जाएगा। तो इस केसेस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जीत जाता है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एफिनिटी, इसकी बाइंडिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है रादर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी। तो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ना लग के क्या लग जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसकी वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी में स्लोली ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाता है और हमारी बॉडी धीमे धीमे पॉइजनस होती चली जाती है। और मतलब कुछ टाइम बाद अगर आपको ऑक्सीजन सही टाइम पे अवेलेबल नहीं कराई गई तो आपकी डेथ भी हो सकती है, राइट। मतलब आपकी नहीं, ह्यूमंस की, मतलब जो भी इस प्रॉब्लम को सफ़र कर रहा है उसकी, ठीक है। तो ह्यूमन के लिए इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है ये बहुत ही टॉक्सिक कंडीशन होती है, बहुत ही टॉक्सिक कंडीशन होती है। तो एक सिचुएशन समझ में आई, ह्यूमन बॉडी की सिचुएशन समझ में आई कि इक्विलिब्रियम ह्यूमन लाइफ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वो एग्जाम्पल आपका क्या है, वाटर का केस। क्योंकि वाटर का केस तो हर एक कंसेप्ट में आ जाता है और इक्विलिब्रियम में भी आपका वाटर का केस बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको इक्विलिब्रियम का कंडीशन समझना है, पहली बात तो जो वाटर के केस वाला जो इक्विलिब्रियम होता है वो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है। पहली बात तो यह है कि ये कैसा होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, किस तरीके से आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर एक सेम टाइप का केमिकल स्पीसीज के बीच में अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है तो वो आपका कैसा होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब सेम केमिकल स्पीसीज के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो, जैसे कि वाटर इन लिक्विड फेज, और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है वाटर इन वेपर फेज। लेकिन आप इसमें क्या देख रहे हैं, कॉमन स्पीसीज क्या है, सेम स्पीसीज क्या है, वाटर। वाटर ही है जो दो डिफरेंट फेज में, यहाँ लिक्विड में है तो यहाँ वेपर में है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, और इसे ही क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, राइट। तो अभी इसको थोड़ा समझते हैं। अभी तो एग्जाम्पल समझ में आ गया, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, अभी मैं केवल इक्विलिब्रियम आपको समझा रही हूँ, अभी मैं इसमें डीप नहीं गई। अभी अब मैं आपसे कंडीशंस की बात नहीं कर रही हूँ कि प्रेशर बदलने पे क्या होता है, टेम्परेचर बदलने पे क्या होता है, क्वांटिटी बदलने पे क्या होता है, अभी वो सब चीज़ें मैटर नहीं कर रही। अभी एक्चुअली आप समझ लो कि जिस चीज़ को आप पढ़ने वाले हो वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, आप कैसे देखोगे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको सबसे पहले मान लीजिए कि आपने कोई एक कंटेनर लिया, राइट। ये आपने एक कंटेनर लिया और इसको किसी भी बर्नर पे रख दिया, ठीक है, जहाँ पे आग जल रही है, या कोई भी गैस स्टोव समझ लो या कुछ भी समझ लो। अब इस कंटेनर को आपने क्या किया, ऊपर से कवर कर दिया, ऊपर से कवर कर दिया, मतलब अच्छे खासे वेट से कवर करना है कि थोड़ा बहुत भाप जो भी वेपर बने वो उसको हटा न दे, ठीक है। तो आपने इसको कवर कर दिया, अब इसको क्या बोलेंगे आप, क्लोज्ड कंटेनर। तो क्या लिया आपने, एक क्लोज्ड कंटेनर लिया आपने, ठीक है। अब इस क्लोज्ड कंटेनर को लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ तक इसमें क्या भर दिया, पानी, मतलब H2O भर दिया आपने।
ठीक है। ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन हो गई। अब क्या किया आपने, इसको हीट करना शुरू किया, आपने इसको हीट करना शुरू किया। हीट करने के बाद क्या होगा कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो भी H2O मॉलिक्यूल्स है, वो उनकी एनर्जी बढ़ना शुरू होगी, एनर्जी बढ़ना शुरू होगी। एनर्जी बढ़ने के बाद क्या होगा कि जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो सरफेस पे, जो सबसे ऊपर सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। तो इनकी क्या होगी, हायर काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और इतनी ज़्यादा होगी कि वो एक स्टेज पे इस लिक्विड सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, लिक्विड सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। हमने मान लिया कि ये आपका कंटेनर है और ये आपका जो था ये सरफेस है वाटर का, ठीक है, और यहाँ पे आपके जो है वेपर में कन्वर्ट हो गए, आपके जो लिक्विड सरफेस को छोड़ के गए वो, मान लीजिए ये ऐसे हैं जो लिक्विड सरफेस को छोड़ के गए, मतलब ये वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो अब आपको ईजिली आप क्या समझना है, आपने क्या किया, एक बर्तन में पानी भर के रखा, आपने गैस जलाई, गैस जलाने के बाद क्या हुआ कि भाप बनना शुरू हुई। ठीक है, भाप बनना शुरू हुई। सिंस आपका जो भी आपने बर्तन लिया था वो बहुत स्ट्रांगली ढका हुआ है, एक क्लोज्ड कंटेनर का काम कर रहा है, तो उस केस में क्या हुआ कि उसके सरफेस के नीचे तो पानी है, लेकिन सरफेस के ऊपर क्या है, वेपर्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपकी, जो वेपर्स भरे हुए हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके वेपर्स भरे हुए हैं, और ये आपका क्या है, ये आपका लिक्विड वाटर है, राइट, ये आपका लिक्विड वाटर है। अब आप देखिए, ये वो कंडीशन हो गई जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से समहाउ अर्थ का फॉर्मेशन हो गया, मतलब हमारी पृथ्वी बन गई, ह्यूमंस रहने लग गए, मतलब ये वो कंडीशन है जब हम सुकून से रह रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा, एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो आपका कंटेनर है जो पैक हो रखा है, ठीक है, और ये सरफेस में यहाँ आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे आपके वेपर्स के हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जो आपके वेपर्स हैं, यहाँ पे जो आपके वेपर्स हैं, ये फिर से इस सरफेस से टकराएंगे, मतलब आपका जो कंटेनर है वो सैचुरेट हो गया है, मतलब एकदम से सैचुरेट हो गया है, जहाँ पे आधा वो पानी से भरा हुआ है और उसमें भाप से भी भरा हुआ है। फिर जो भाप का जो पार्टिकल्स हैं, जो वेपर पार्टिकल हैं, मतलब H2O इन वेपर फॉर्म, ये जो हैं मॉलिक्यूल्स, ये जो सरफेस के पास में है, ये इस लिक्विड सरफेस से टकराएंगे। ये जब इस लिक्विड सरफेस से टकराते हैं तो ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इस केस में क्या होता है कि H2O भी आपका फिर से H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। देखो सबसे पहले क्या हुआ, केस 1 में क्या हुआ कि आपका जो वाटर लिक्विड में था वो कन्वर्ट हुआ आपका H2O वेपर में। फिर केस 2 में क्या हुआ कि जो सरफेस के पास में जो वाटर वेपर मॉलिक्यूल थे वो लिक्विड सरफेस से हिट किए, लिक्विड सरफेस से टकराए, और टकराने के बाद वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। मतलब इस केस में क्या हुआ कि आपका H2O वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, आपका H2O लिक्विड में, राइट। ये सिचुएशन समझ में आई, फिर से कन्वर्ट हो गए। तो इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, मतलब इस स्टेज पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, क्योंकि ये जो वेपर्स है, ये जो वेपर्स जो ऊपर भरे हुए हैं, इनको अब कोई मतलब नहीं है, बल्कि केवल यही जो इतना ही सरफेस वाले फिर से कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर में, और वेपर वाले फिर से सरफेस से टकरा के फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब सरफेस पे जो प्रेजेंट हैं, सरफेस पे जो प्रेजेंट हैं वो हीट पाके, एक्चुअली सरफेस वाले की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो सरफेस वाले थोड़ी सी हीट पाके वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ऐसे वेपर वाले जो सरफेस के बिल्कुल पास में है वो सरफेस से टकरा के फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये कंडीशन ऐसी है जहाँ पे इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है, मतलब अब इनको कोई मतलब नहीं है जो वेपर्स में है, ठीक है, और लिक्विड में जो है उनको भी अब कोई मतलब नहीं है, अब केवल इनके बीच में लड़ाई चल रही है। मतलब पृथ्वी बन गई, सब कुछ हो गया, ये सब सेटल हो गया,
ये अर्थ जनरेट हो गया, ह्यूमन जनरेट हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो बीच में जो हम लोग अर्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है, पोल्यूशन इंक्रीज करके या फिर किसी भी तरीके से हम जो नेचर को हार्म पहुंचा रहे हैं, उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या था कि ह्यूमंस अर्थ को दे और अर्थ ह्यूमन को दे, मतलब जितना नेचर को चाहिए हम नेचर को दें और जो हमें चाहिए वो नेचर हमें दे, ठीक है। जैसे नेचर को केयर चाहिए फ्रूट जनरेट करने के लिए, फिर पेड़ में फ्रूट निकले वो इंसान को चाहिए खाने के लिए, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन था कि हमें नेचर को देना है और नेचर हमें दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है नेचर का। तो यही कंडीशन क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रखी है कि कुछ मॉलिक्यूल जो सरफेस पे हैं वो हीट पाके वेपर में बन रहे हैं, और जो इसके पास जो वेपर में बने हुए हैं वो सरफेस से टकरा के फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स leaving liquid, number of molecules leaving liquid is equal to number of molecules returning to liquid from vapor। मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जितना ही मॉलिक्यूल्स लिक्विड को छोड़ेगा उतना ही मॉलिक्यूल्स वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेज क्या हो गई, ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम स्टेज, और इसे क्या बोलते हैं, ये एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हुआ है और इसे बोलते हैं आप क्या, इक्विलिब्रियम स्टेज। या फिर अब हम ये करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है उसने इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का सीन खत्म हुआ। अब जरा बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है और इसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम है क्या, सबसे अच्छा प्रोसेस बताया ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका इक्विलिब्रियम हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ज़रूरी है, हमारे जिंदा रहने के लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा हमने आपको बताया कि बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल जो हम लाइव देख सकते हैं, सिंपली आप वाटर को बॉईल करते हैं, डेली आप वाटर का बॉईल का प्रोसेस आप कभी ना कभी आपके कांटेक्ट में आया होगा, तो बहुत ईजिली आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों एग्जाम्पल दे दिए, एक एग्जाम्पल जो आप महसूस कर सकते हैं, दूसरा वो जो आप लाइव देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी, देखिए इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर हम अपने फिजिकल सेंस में बोलें तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें नो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द बॉडी, मतलब स्टेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द बॉडी, राइट, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि दो अपोजिंग प्रोसेस साइमल्टेनियसली काम करती हैं इक्वल रेट पे, मतलब टू opposite process occurs simultaneously, ठीक है, with equal rates। मतलब अगर आपका जो H2O लिक्विड था जिस रेट से वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, उसी रेट से आपका जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो प्रोसेस हो रही हैं, पहला लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस नंबर 1, दूसरा वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस नंबर 2। तो यहाँ पे एक साथ दोनों प्रोसेस काम कर रही हैं, वो भी इक्वल रेट से, इक्वल वेलोसिटी से, इक्वल स्पीड से, ठीक है, क्योंकि जैसे ही स्पीड डिस्टर्ब हुई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, राइट। अब देखिए आपका ये जो इक्विलिब्रियम है ये दो टाइप का होता है, पहला आपका होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, राइट, एंड सेकंड इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ओके। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें क्या होता है कि सेम केमिकल स्पीसीज के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, मतलब एग्जिस्ट बिटवीन सेम केमिकल स्पीसीज,
जैसे कि आपका क्या है, आपका H2O सॉलिड, डेट इज आपका आइस, और ये किस में कन्वर्ट होता है, आपका H2O लिक्विड, और जिसमें टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm क्या होता है प्रेशर, ये ठीक है। या फिर आप अगर लिक्विड से वेपर में देखना चाहते हैं, लिक्विड से आपका वेपर में हुआ जिसमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी आपका क्या है फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही केमिकल स्पीसीज है, वो क्या है आपका H2O, पानी, केवल वही है, इसमें एक ही केमिकल स्पीसीज, इसकी वजह से ये आपका क्या है फिजिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें क्या होता है डिफरेंट केमिकल स्पीसीज के बीच में एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, राइट। अब ये दो टाइप से होता है, देखो डिफरेंट केमिकल स्पीसीज का मतलब है, जैसे आप ये ले लीजिए N2+3H2 और डेवलप अमोनिया, ये अमोनिया सिंथेसिस की रिएक्शन है जिसमें एक तो नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन है, तो दोनों डिफरेंट केमिकल स्पीसीज हैं, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ। अब केमिकल इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया जिसमें डिफरेंट केमिकल स्पीसीज होंगी, ठीक है। लेकिन ये केमिकल इक्विलिब्रियम भी दो टाइप का होता है, अभी तो केवल इसको समझाया, अभी इसके दो टाइप देखो। ये केमिकल इक्विलिब्रियम भी दो टाइप का होता है, पहला होता है होमोजीनियस, ठीक है, पहला होता है आपका होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। होमोजीनियस में क्या होता है, इसमें स्पीसीज तो डिफरेंट होंगी लेकिन फेज सेम होगा, मतलब केमिकल स्पीसीज तो डिफरेंट होनी चाहिए तभी तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम में फेज केवल एक ही होना चाहिए, दैट इज इफ केमिकल इक्विलिब्रियम हैज ओनली वन फेज, मतलब इफ केमिकल इक्विलिब्रियम हैज ओनली वन फेज। अब ये फेज क्या है, फेज इक्विलिब्रियम एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन अभी मैं आपको एक केवल समझने के लिए फेज बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, उसमें आपके दो अलग अलग कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों कंपाउंड आपके मानिए गैसियस फेज में है, ठीक है। तो आपने एक कंटेनर लिया है, उसमें आपका एक गैस है आपकी, मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है, दूसरी गैस आपकी हाइड्रोजन गैस है तो दोनों गैस ना, लेकिन जब वो गैस मिक्स हो जाएंगी उस कंटेनर में तो क्या आप पता कर पाएंगे कि ये एक ही गैस है या अलग अलग गैस है, गैस तो गैस है ना, मिक्स हो जाएंगी, वो एक बिल्कुल यूनिफॉर्म फेज बना लेंगी, एक बिल्कुल नया फेज बना लेंगी, ठीक है। तो उसे हम वन फेज रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि आपको एक बात बताऊं, आपका जो मिल्क है, ठीक है, मिल्क चीज़ अलग है, उसमें फैट है, प्रोटीन है, वगैरह वगैरह, ठीक है, और आपका जो वाटर है, लेकिन आप जो वाटर को, जब आप एक्स्ट्रा वाटर को मिल्क में मिला देते हैं तो क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि आपने इसमें पानी मिलाया है? नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिंगल फेज हो जाता है। पानी मिलने के बाद भी इवन मिल्क में वाटर होता है, उसमें ऑलरेडी वाटर एग्जिस्ट होता है, उसमें फैट, प्रोटीन्स, वाटर सब कुछ प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आप एडिशनल वाटर मिला दें, मतलब आप लिक्विड फेज में दूसरा लिक्विड मिला दें जो मिक्सिबल हो, जो एक दूसरे में घुलने वाला हो, बिल्कुल मिक्सिबल हो जाए, बिल्कुल एकदम से यूनिफॉर्म स्प्रेड हो जाए, जब आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ कि इसमें आपने कुछ मिलाया है, तो उसे बोलते हैं वन फेज सिस्टम, ठीक है। तो आपका होमोजीनियस में क्या होगा, ओनली वन फेज, और हेट्रोजीनियस में क्या होगा आपका मोर देन वन फेज, मोर देन वन फेज, राइट। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वन फेज या मोर देन वन फेज का क्या मतलब है। देखिए, अगर आप ये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका N2 गैस है, ठीक है, और आपका जो है 3H2, ये भी आपका गैसियस फॉर्म में है, और ये इक्विलिब्रियम गया और आपने क्या बनाई, अमोनिया। देखिए, एक बात और बता दूं मैं आपको, थोड़ी ऊपर की बात है लेकिन कोशिश करना समझ लो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जरूर है,
लेकिन आपको जब अमोनिया की सिंथेसिस करनी पड़ती है तो आपको कंडीशंस बदलनी पड़ती है, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना, क्योंकि हमको अमोनिया बनाना है। तो इसकी वजह से हमको कंडीशंस बदलनी पड़ती हैं, हमको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारा जो रिएक्शन है, लेसे-तालिये प्रिंसिपल या ली-चैटलियर प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा है, तो क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाने पे मोर क्राउडेड टू लेस क्राउडेड जाता है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उससे कम की तरफ रिएक्शन जाती है। तो प्रेशर हम इसमें हाई प्रेशर रखते हैं, क्योंकि जब हम हाई प्रेशर रखेंगे तभी हमारी रिएक्शन क्या करेगी, अमोनिया फॉर्म करेगी। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है कि टेम्परेचर और क्वांटिटी, ये सब चीज़ें का वेरिएशन होता है। हमारा टारगेट रहता है ज़्यादा अमोनिया बनाए, मतलब हमको इसमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना पड़ता है। ये इक्विलिब्रियम ऑलरेडी मेंटेन होता है इसमें रिएक्शन में, इसकी वजह से हमको एडिशनल कंडीशंस बदलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कहना चाहते हैं कि इसमें आपका जो N2 है वो गैस है, H2 है गैस है, और आपका जो प्रोडक्ट बना वो भी गैस है। तो ये कितना है, ओनली 1 फेज, सारे के सारे गैस हैं जो एक फेज बनाते हैं। तो ये 1 फेज सिस्टम है, इसे आपने क्या बोला, होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। दूसरा एक एग्जांपल्स और ले सकते हैं इसी से, आपका H2 गैस प्लस I2 गैस, और ये आपको इक्विलिब्रियम पे बना के देगा 2HI गैस। इसमें भी आपके सारे के सारे कैसे हैं, गैस। तो ये भी आपका क्या है, 1 फेज, इसलिए ये क्या है, होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी एसिड जो लिक्विड है उसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से, तो हमें पता है कि एसिड और अल्कोहल मिलके ईस्टर बनाता है, अगर आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है तो। ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है जिसमें ईस्टर फॉर्मेशन होता है, जो भी लिक्विड होता है, और वाटर निकलता है वो भी लिक्विड होता है। अब देखिए, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, वो भी ऐसे लिक्विड जो मिसिबल हो जाते हैं। तो ये 1 फेज हो जाता है, केवल एक ही फेज होता है, इसलिए उसे होमोजीनियस बोल देते हैं। अब तो हमने बहुत सारी बातें कर ली होमोजीनियस की बातें हो गई। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, मोर देन 1 फेज, एक से ज़्यादा फेज। तो इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, H2O सॉलिड से जो गया था H2O लिक्विड में, इसमें क्या था, इवन है तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें एक टाइप की स्पीसीज है लेकिन इसमें फेज अलग हैं। ठीक है, तो अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो अब आप क्या करेंगे, 2HgO, और ये बनाएगा आपका O2 प्लस 2Hg। तो आपका Hg जो होता है वो आपका सॉलिड होता है, O2 आपकी गैस होती है, और ये Hg जो है वो आपका क्या है, मरकरी आपका लिक्विड होता है। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है, Hg मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। होप यू रिमेंबर दिस थिंग कि मरकरी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में रहता है। एक नॉन मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड पे रहता है, वो आपकी ब्रोमीन, जो नॉन मेटल होने के बाद भी लिक्विड में रहती है। ठीक है, अभी इस चीज़ को छोड़ते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, यहाँ पे आप देखिए फेज कितने हैं, एक आपका सॉलिड, एक आपका लिक्विड और एक आपका गैस। ये ऐसे तीनों हैं जो अलग अलग दिखेंगे, इसमें 3 फेज हैं। इसका मतलब ये क्या है, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। होप आपको इक्विलिब्रियम का ये सारा सीन समझ में आया होगा। ठीक है, अभी एक बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है, वो है वेपर प्रेशर। सिंस मैंने आपको इक्विलिब्रियम का जो वाटर वाला जो एग्जांपल लेके बताया था, तो उसी से हम वेपर प्रेशर को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट में करेंगे अब, क्योंकि वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, और हाँ, इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले रिएक्शंस भी, क्योंकि आप एक चीज़ देख रहे हैं इसमें, ये चीज़ आप देख रहे हैं कि ये डबल हेडेड एरो, आप इसमें बार बार ये चीज़ देख रहे होंगे, डबल हेडेड एरो, राइट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम का साइन है। हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम का साइन है, मतलब ये साइन दिखा रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है, ये साइन दिखा रहा है कि रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है। और अगर इन दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड, ये दोनों हो जाए तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोल देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हम एरो यूज कर रहे हैं ये है क्या, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है।
तो जिसके लिए आपको नेक्स्ट टाइम में ये पढ़ना पड़ेगा कि रिएक्शंस क्या होती हैं। 2 टाइप की होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को कैसे लिखते हैं, इस ऐसे लिखते हैं, और इरिवर्सिबल को ऐसे लिखते हैं, जो कभी भी वापस नहीं जा सकती। जैसे कि हमारे नेचर में जो ज़्यादातर रिएक्शंस हो रही हैं वो इरिवर्सिबल ही हो रही हैं। यही प्रॉब्लम है कि इरिवर्सिबल हो रही हैं, और हम तो फ्यूल्स को कंज्यूम करने में लगे हुए हैं, जबकि वो जनरेट ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि कोई भी झरना है, पानी अगर ऊपर से गिर रहा है तो वो इरिवर्सिबल है, क्योंकि पानी से ऊपर से नीचे गिर गया। क्या कोई भी कंडीशन से आप नीचे ऊपर से गिरते हुए पानी को नीचे से ऊपर भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। ठीक है, आप ऊपर से पानी अपने फ्लो में गिर रहा है, लेकिन आप नीचे से ऊपर नहीं भेज सकते। ठीक है, भेजोगे तो कुछ अपनी कंडीशंस लगाओगे, तो उस केस में इक्विलिब्रियम नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम कंडीशंस बदल देते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे बाद में। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अलग अलग देखेंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं एग्जाम्स में,